अग्रवाल जी से। राजेश जी, गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए सर, मार्केट में कहाँ बन सकते हैं पैसे, कौन सा स्टॉक? गुड आफ्टरनून श्रेया जी, अनुज जी, वीरेंद्र जी, सबको नमस्कार। बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है सबको नमस्कार। स्टॉक वगैरह में आऊं उससे पहले अनुज जी को बहुत बहुत जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो मेरी तरफ से। और थैंक यू राजेश। आपने अभी एक बात कही जो बिल्कुल दिल को छू गई कि जरूरतें कभी खत्म ही नहीं होती हैं, जो है उसका शुक्राना होना चाहिए। दैट वाज अ वेरी टचिंग पॉइंट, आई वुड से। थैंक यू थैंक यू और थैंक यू। इससे बेहतर दिन नहीं हो सकता था जब आज आवाज की बादशाहत साबित हो रही है। मेरे दिल से ये दुआ है कि आप दोनों का, आपका भी और आवाज का भी पिछला साल, आने वाला साल पिछले साल से बेहतर हो। थैंक यू। अब स्टॉक पे आते हैं। तो स्टॉक की अगर बात की जाए तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट कई बरसों से आईटीसी, उसके साथ ही जाना चाहूंगा थोड़ा सा सेफ, क्योंकि सामने में एक बहुत बड़ा इवेंट है बजट का। और वैल्यूएशन के लिहाज से देखे जाए तो जब से वो एक्साइज वगैरह की न्यूज आई उसके बाद से जो टूटा है स्टॉक, बहुत वैल्यूएशन कंफर्ट दे रहा है। डेट फ्री कंपनी है। सिगरेट, एफएमसीजी, पेपर बोर्ड, पैकेजिंग, एग्री बिजनेस, इन सब बिजनेस में है, आईटी में है। लिक्विडिटी बहुत शानदार है कंपनी की। कैपिटल रेशियो देखे तो रिटर्न ऑन इक्विटी 28% की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 37-38% का आता है। कल जो नतीजे आए, थोड़ा सा प्रॉफिट में डिक्लाइन आया है 6% के आसपास में। वो भी इस वजह से आया कि वन टाइम एक्सपेंसेस जो नए लेबर कोड आए उस वजह से आए। अदरवाइज अगर आप देखोगे तो एफएमसीजी जो नॉन सिगरेट बिजनेस है उसने डबल डिजिट ग्रोथ दिखाई है। सिगरेट का बिजनेस रेवेन्यू करीब करीब 8% बढ़ा है। एग्री बिजनेस में अच्छी बढ़त हुई है। डिविडेंड यील्ड अच्छी बैठ रही है। मैं समझता हूँ कि इन लेवल्स पे ये बहुत सेफ बैट है। कम से कम 1.5 साल का कोई नजरिया रखे तो बहुत शानदार रिटर्न बन सकते हैं। आईटीसी एफएमसीजी पैक से राजेश अग्रवाल जी को काफ़ी पसंद आ रहा है। एफएमसीजी पैक आज अच्छा परफॉर्म करता हुआ। नेस्ले इंडिया यहाँ पे देखिए अच्छे मूव्स, ब्रिटानिया, डाबर के नतीजे अच्छे थे तो अच्छे मूव्स। टाटा कंज्यूमर डेज हाई पर, लेकिन एक बार रखिएगा 500 करोड़ में हिंदुस्तान जिंक गवर्नमेंट से ली थी, आज 1% बेचकर उसके कहीं 20 या 40 गुना पैसा आप उसे बना सकते हैं। 2,70,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी हो गई, जिसमें अभी भी 60% स्टेक है वेदांता का, है ना। और शेयर होल्डर्स को लगातार रिवॉर्ड किया है, और डिविडेंड पे डिविडेंड, डिविडेंड पे डिविडेंड। और आप कोई स्टॉक उठा के देख लीजिए, मैं कहता हूँ इसका आप टाटा स्टील से तो खैर कंपैरिजन क्या ही करेंगे, आप इसका किसी नॉन मेटल स्टॉक से कंपेयर करके देख लीजिए वेदांता का, अच्छे रिटर्न्स मिले होंगे आपको। तो उन्होंने भांप लिया था। और एक चीज़ हमेशा मैं कहता हूँ, जब इतना स्मार्ट प्रमोटर डिसाइड करे कि अब टाइम आ गया है, तो वो आपके लिए सबसे पहला इंडिकेशन था कि बॉस अब प्रॉफिट बुक कर लो, साइडलाइन पे थोड़ी देर के लिए आ जाओ। राजेश जी, हिंदुस्तान जिंक क्या व्यू रहेगा स्टॉक पर अब? देखिए, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि मेटल्स, पहले तो एक बात है कि मेटल जो भी है कमोडिटी है, कमोडिटी एक साइकिल होती है। ये मैंने पिछले 15-20 दिन में कई बार चैनल पे कहा भी है कि कब घूमेगा पता नहीं। और अभी भी ये पूरी तरीके से नीचे की तरफ जा रहा है, कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि कई बार स्पाइक्स आते रहते हैं बोथ साइड पे। लेकिन हिंदुस्तान जिंक की खास बात की जाए तो आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि अनिल जी से बेहतर कोई समझ नहीं सकता कि किस वक्त समय आ गया है बेचने का। और अगर वो बेच रहे हैं तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि उन्हें लगा है कि अब ओवर वैल्यूड हो गया है। कारण कुछ भी हो, सिल्वर के प्राइसेस हो या कोई भी हो सकता है कोई स्पाइक सिल्वर में वापस आए, वापस चलने लगे, बट रिस्की हो गया है। और इस वक्त थोड़ा दूर रहना ही बेहतर है। जिसके पास है वो अपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ या तो कंटिन्यू करे या मुनाफा वसूली की सोचें तो बेहतर होगा। जैम, यू कांट इग्नोर व्यू ऑफ मिस्टर अग्रवाल। क्यों मिस्टर अग्रवाल? हैं? सही कह रहा हूँ कि यस सही कह रहा हूँ? अच्छा, एक और चीज़ पूछूंगा। गोल्ड सिल्वर का भी क्रैक था, और ये भी जिस ट्रेजेक्ट्री में थे वो सस्टेनेबल लग नहीं रही थी। खैर, लग भी रही हो तो क्या, मैं इंट्राडे बिहेवियर पे नहीं कमेंट करूंगा। बट इन शेडो में जो स्टॉक्स चले राजेश जी, मुथूट, मन्नापुरम और कुछ गोल्ड फाइनेंस बैंक्स, वहां पे क्या आप थोड़ा सा, आपको लगता है कि अपने पोजीशंस को ट्रिम करना चाहिए? वीरेंद्र जी, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो मैंने कई बार कमाई का अड्डा में
अवॉइड करने की सलाह देते हुए ये कहा है कि इससे बेहतर अगर गोल्ड फाइनेंसिंग में ही जाना हो तो कैथलिक सीरियन बैंक या फेडरल बैंक जैसे हैं जिनके एक पार्ट ऑफ द रेवेन्यू आपके गोल्ड फाइनेंसिंग से आता है और बैंकिंग से आता है, तो वो थोड़ा-सा सेफ बेट होगा, ये मैंने कई बार कहा है और आज भी मैं वही बात दोहरा रहा हूँ कि अगर किसी को गोल्ड फाइनेंसिंग में ही जाना है तो वहाँ ध्यान देना चाहिए और आज की डेट में जिस तरीके की करेक्शन आ रही है, अगर ये 1-2 दिन और चल गई, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे और भी करेक्शन आ सकता है। तो इस वक़्त थोड़ी-सी डाइसी सिचुएशन है मन्नापुरम जैसी कंपनियों में। स्विच कर लेना बेहतर होगा। अच्छा, निफ्टी ऑलमोस्ट 25,350 की रेंज में सेटल होने की कोशिश कर रहा है। कुछ क्रैक्स हैं, मेटल्स में सब्सटेंशियल क्रैक्स हैं, कहीं अच्छे रिवर्सल्स भी हैं। बट राजेश अग्रवाल जी, जहाँ जहाँ पे सिवियर प्राइस डैमेज हुए थे अगेंस्ट अर्निंग्स अलोंग विद मार्केट सेंटिमेंट खराब था, लेकिन अर्निंग्स के अगेंस्ट और कंपनियों के एक्सपेंशन प्लान्स के अगेंस्ट कोलैप्स हुआ था, वो समझ से थोड़ा सा परे था। और उसमें मेरे ख्याल से सबसे ऊपर आता है हॉस्पिटल स्टॉक्स। आई मीन इसी क्वार्टर में मेरे ख्याल से फोर्टिस ने मैक्स में अपने पुणे के एक्सपेंशंस को अनाउंस भी किया था, पर कोलैप्सेस बहुत शार्प थे, 3-3 महीने में सिवियर प्राइस डैमेजेस। हेल्थ केयर में, हॉस्पिटल स्टॉक्स में आपका प्रेफर्ड क्या रहेगा इस वक्त? आपने सही कहा अनुज जी। कई कारण रहे। एक तो मार्केट का सेंटीमेंट खराब रहा। दूसरे जो मैंने खुद ने महसूस किया वो ज्यादातर निवेशक अपने स्टॉक्स बेच के सारे गोल्ड और सिल्वर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, फिर वो चाहे ईटीएफ के थ्रू हो या डायरेक्ट कमोडिटी के थ्रू। तो इस कुछ चीजें अगेंस्ट में गई एफआई की जो बिक्री थी वो तो अपनी जगह थी। लेकिन अगर हेल्थ केयर की बात की जाए, मुझे लगता है कि ये स्पेस बहुत ही अट्रैक्टिव है, बावजूद इसके बहुत स्टॉक्स बढ़ गए हैं। सरकार ने, अगर आपको ध्यान हो तो पिछले बजट में पिछले साल एफएम साहिबा ने सीधे-सीधे कहा था कि मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देंगे। मुझे लगता है कि अभी भी जोर वहाँ रहेगा। दूसरे, जिस तरीके के कोविड के बाद मेडिक्लेम वगैरह का जोर बढ़ा है, लोगों में जानकारी बढ़ी है और रुझान बढ़ा है, वो भी एक फैक्टर है जो इस पूरे ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ केयर स्पेस को हेल्प कर रहा है। पिक्स की बात की जाए, फर्स्ट पिक नो डाउट ऑन दैट अपोलो हॉस्पिटल ही रहेगा। 10,000 के ऊपर बेड, जिस तरीके की बढ़त वो दिखा रहे हैं, डेट कम कर रहे हैं, फार्मेसी बिजनेस, इन सब चीजों को देखते हुए। लेकिन सेकंड रैंक की अगर बात की जाए तो कई अच्छे पिक्स है। फॉर एग्जांपल नारायण हृदयालय की अगर बात की जाए, लगातार अच्छी अर्निंग्स दिखाई है, मार्जिन्स बढ़े हुए नजर आए। जो उनका हेल्थ केयर का मॉडल है वो बहुत स्केलेबल है, जो कि वो चला रहे हैं न केवल भारत में बल्कि केमन आइलैंड में। एसेट लाइट एक्सपेंशन मॉडल है, जो कि मैंने कहा कि मॉडल को चला रहे हैं, जो बहुत एक्सपेंशन हो सकती है। और सबसे अच्छी बात है, रिटर्न ऑन इक्विटी वगैरह बढ़िया है। 5750 बेड उनके आज की डेट में है, जो कि वो 9650 या FY30 तक की बात कर रहे हैं। ऊपर के लेवल से अच्छा खासा करेक्ट भी कर चुका है। मैं समझता हूँ यहाँ पे थोड़ा कंफर्ट बनता है। कंफर्ट बनता है। मीनवाइल चांदी देख। ओके, राजेश जी, मिड कैप फंड आपका? अनुज जी, मिड कैप फंडा के हिसाब से आईटीसी होटल के साथ जाना चाहेंगे। दूसरी सबसे बड़ी डोमेस्टिक होटल चेन है। जिस तरीके के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बढ़त बनी हुई है, और सबसे बड़ी बात, हालांकि ये पूरे देश के लिए थोड़ी सी दिक्कत है, रुपए में जो कमजोरी, लेकिन फिर भी होटल सेक्टर के लिए एक बहुत पॉजिटिव है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का फोकस है। कल बजट में, परसों बजट में अगर कुछ भी टूरिज्म वगैरह के लिए आ जाता है तो एक अच्छा अपसाइड शॉर्ट टर्म में हो सकता है। अदरवाइज भी अगर आप देखें तो फंडामेंटली जीरो डेट बैलेंस शीट है। रेवेन्यू प्रॉफिट्स हम सब में बढ़त देखी गई, नए ब्रांड लॉन्च किए बिग करके, और लगातार एसेट लाइट मॉडल में जा रहे हैं। आज की डेट में करीब करीब 146 होटल, 13,000 के ऊपर कीज हैं पाइपलाइन में, 61 नए होटल हैं, और इनका टारगेट है 220 होटल्स बनाने का 2030 तक। मुझे लगता है कि वैल्यूएशन भी बहुत कंफर्ट दे रहे हैं। यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। आईटीसी होटल्स, ये अच्छा लग रहा है राजेश अग्रवाल जी को। होटल स्पेस में अच्छे व्यूज है। इनफैक्ट आज एक रिपोर्ट भी आई थी काफ़ी इंटरेस्टिंग, होटल स्पेस को लेकर काफ़ी पॉजिटिव थी, और आज सुबह से पैनल हमारे होटल स्पेस को लेकर बुलिश भी साउंड कर रहे हैं। राजेश अग्रवाल जी को लेकर ये स्क्रीन पर शेयर ने टाइटन की बात छेड़ी। राजेश जी, आप यकीन मानिए, आज कल में मैं बहुत सारे यूट्यूब्स पे वीडियो देख रहा था, लोकल चैनल्स के और कई इंडिविजुअल जर्नलिस्ट के, जो कि सराफा बाजार को खंगालते हैं। एक तरफ आपके पास टाइटन है ना, यू हैव ए नेचुरल हेज। जब आप एक घड़ी भी बेचते हैं, आप आईवीआर भी बेचते हैं, तो आपके पास डिफरेंट सेगमेंट्स हैं,
एक डिफ़िकल्ट टाइम जब गोल्ड प्राइसेस काफ़ी हाई हैं उसको टैकल करने के लिए आप लोअर कैरेट ज्वेलरी बेच रहे हैं, बट टिपिकली ज्वेलर, आई मीन फॉर इंस्टेंस कल्याण, अगर आपके पास होल्डिंग है तो आपका एक सेंस क्या होना चाहिए? एक तरफ एक कंपनी है जिसके पास कई सारे कारोबार हैं, एक पार्ट है ज्वेलरी, नो डाउट अबाउट दैट कि सबसे बड़ा का पार्ट वही है, बट अदर बिजनेसेस एज वेल, बट एक को ज्वेलरी कंपनी, दोनों को कैसे ट्रीट करेंगे आप इस वक्त? अब गोल्ड 160 पे है उसके बावजूद। विधि जी, मैंने हमेशा टाइटन को ही प्रेफर किया है और आज भी मैं टाइटन को ही प्रेफर करूंगा। कोई अगर मुनाफे पे बैठा है दूसरी ज्वेलरी कंपनीज में, चाहे वो कल्याण हो, टीवीजेड हो या दूसरी कोई भी हो, तो मेरे ख्याल से उसे स्विच कर लेना चाहिए। आपने सही कहा, न केवल ज्वेलरी बल्कि घड़ी का कारोबार हो, आईवेयर का हो, इवन तनेरिया जो उनकी साड़ी का कारोबार है वो भी उसमें ही है। और जिस तरीके के स्टोर्स एक्सपेंशन हो रहे हैं, जो मैनेजमेंट की पेडिग्री है, उन सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि ऐसे वोलेटाइल टाइम में जहां अभी हम प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ये जो प्रेशियस मेटल की जो रैली है वो खत्म हो गई है या जस्ट एक करेक्शन है, तो ऐसे टाइम पे थोड़ी सी स्टेबिलिटी चाहिए। तो मैं समझता हूँ टाइटन बेहतर रहेगा। टाइटन बेटर रहेगा, जी हाँ, एक नेचुरल है जो याद रखिएगा। अगर आपका जेम से ज्वेलरी में ही एक्सपोजर है तो बेटर है कि एक को ज्वेलरी कंपनी से हट के अगर आप टाइटन की तरफ जाएं। लेकिन मैं चलिए अब थोड़ा सा 2 मिनट बचे हैं। राजेश जी बताइए इस वीकेंड पे क्या देखें? मैंने सुना है इस वीकेंड पे नेटफ्लिक्स आ रही है, नेटफ्लिक्स पे धुरंधर आ रही है शायद। सही सुना है आपने अनुज जी, और सही कहा जाए तो कई हफ्तों के बाद ऐसा कोई हफ्ता आया है जिसमें बात करने लायक कुछ है। अब धुरंधर के बारे में तो क्या ही बात करूं, सारी दुनिया ही बात कर रही है, प्राइस हमने देख ली है, फिर भी लोग दोबारा देखना चाहेंगे अक्षय कुमार, रणवीर सिंह की धुरंधर। उसके अलावा अगर आप देखो तो दलदल करके एक सीरीज आ रही है जो भूमि पेडनेकर की है, और विश धमीजा की भेंडी बाजार करके एक नॉवेल पे है। मैंने वो नॉवेल पढ़ी हुई है, बहुत शानदार थी। क्राइम थ्रिलर्स में विश धमीजा, एस हुसैन जैदी, ये सब कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छी नॉवेल्स लिखते हैं क्राइम में। और उसमें भूमि जो है एक डीसीपी रीटा पेरेरा की रोल कर रही है, जिसमें खुद के उसके पर्सनल जिंदगी में कई दिक्कतें हैं, उसके बावजूद वो एक सीरियल किलर को खोज रही है। तो ये एक बहुत अच्छी सीरीज हो सकती है। उसके अलावा ओटीटी पे सर्वम माया करके एक मूवी है जो एक हॉरर कॉमेडी है, जहाँ एक नास्तिक किसी कारण से अपने फैमिली के प्रीस्ट वाले बिजनेस में ही उसे आना पड़ता है नास्तिक होने के बावजूद, और वो उस पे है। लेकिन हॉल में जी अच्छी रिलीज है मर्दानी 3, जो कि रानी मुखर्जी की मूवी है। थोड़ी बहुत जी ट्रेलर देख के जी ऐसे लगा कि दिल्ली क्राइम 3 के बराबर चल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी हो सकती है। ओके राजेश जी, आज मर्दानी तक ही रखी कहानी क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव है। चलते हैं अनुज जी के पास अब क्लोजिंग के लिए। अनुज ओवर टू यू। बिल्कुल गिरावट के साथ इस समय ट्रेड कर रही है। चलिए इस शो को यहीं समेटेंगे और इसके बाद